Good evening, everyone. Good evening, sir. 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 So लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पे डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है एंड कैसे वो फार्मूला आता है ये भी डिस्कस किया था हमने. बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करके न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज किया जाता है. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे आता है, डेरिवेशन जो है हमने कल क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज गिवन है. ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है 1, 1.4, 1.8, 2.2 एंड कॉरिस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज हैं 3.49, 4.82, 5.96, 6.5. अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कौन सा मेथड यूज करना है, बट एग्जाम में नॉर्मली आपको गिवन रहता है कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है. सिंस हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करके नहीं रखा है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा टेक्निक यूज करना है ये मेंशन किया रहेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ इसमें आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं. देखिए ये जो एक्स के डेटा पॉइंट्स हैं ये तो इक्वली स्पेस्ड है ना, बिकॉज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करने का जो पहला कंडीशन बताया गया था, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द डेटा पॉइंट्स ऑफ एक्स आर इक्वली स्पेस्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में कितना सेपरेशन है. अगर आप कैलकुलेट करो तो एज कितना है 0.4. 0.4 इक्वली स्पेस्ड है. तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं. अगर ये इक्वली स्पेस्ड ना होता तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो पहले ये चेक करना जरूरी है. तो h इक्वल टू 0.14 इक्वली स्पेस्ड डेटा है. ओके, नाउ जैसे बताया गया था जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो हम स्टार्टिंग पार्ट के लिए यूज करते हैं या लास्ट पार्ट के लिए, एंड पार्ट के लिए? स्टार्टिंग पार्ट के लिए. यहाँ पे देखिए x का इंटरवल जो है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2.2. मैंने बताया था इस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट कब होगा जब आप ये फर्स्ट हाफ जो है इसके अंदर कोई x चूज करेंगे. इसके अंदर किसी x के लिए अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा. आप अप्लाई पूरे इंटरवल के लिए कर सकते हो. आप इस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपको फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हो, बट एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, मतलब एरर कम आएगा अगर आप स्टार्टिंग वाले पार्ट के लिए अप्लाई करते हैं. यहां पे आप नोटिस करो किस पॉइंट पे वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1.3. तो 1.3 यहां पे कहीं पे है. स्टार्टिंग पार्ट में ही है, स्टार्ट जो फर्स्ट हाफ है. ठीक है, तो स्टार्टिंग पार्ट में है तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. एक्स वाई चार पॉइंट्स गिवन है. देखिए एक्स के वैल्यूज है 1, 1.4, 1.8 एंड 2.2. कॉरिस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज हैं 3.49, 4.82, 5.96 एंड लास्ट वन 6.5. इसमें जो फर्स्ट एंट्री होता है x का उसको हम बोलते हैं x नॉट. तो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं, फर्स्ट जो डेटा है उसको बोलते हैं x नॉट. ठीक है, और y के कॉरिस्पॉन्डिंग जो पहला पॉइंट गिवन है उसको बोलते हैं y नॉट. एंड फॉरवर्ड डिफरेंस में y नॉट को क्या बोला जाता है, लीडिंग टर्म. लीडिंग टर्म. और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं वो उन्हीं का यूज करते हैं. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं.
तो y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो 4.82 माइनस 3.149 1.33, 5.96 माइनस 4.82 1.14, y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में सेपरेशन 6.5 माइनस 5.96 0.54। तो y के कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस मिल गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। बस 1 मिनट वेट कीजिए। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस मिलेगा। तो 1.14 माइनस 1.33 ये होगा माइनस 0.19। तो चेक कर लीजिएगा ये डिफरेंस जो मैं लिख रहा हूं सही की गलत है। सही है। ठीक है 0.54 माइनस, आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है, तो गलती होगा तो पता चल जाएगा। माइनस 0.6। 0.60। तो ये है क्या है, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। इसमें जो पहला है इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू y नॉट। इन्हीं को हम फॉरवर्ड डिफरेंस में यूज करते हैं। एंड सेकेंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस यहीं तक होगा, बिकॉज एक ही टर्म आ जाएगा। देखिए माइनस 0.6 प्लस 0.19 तो माइनस 0.41। दिस इज थर्ड ऑर्डर। तो पहला काम तो ये होगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है ये कैलकुलेट करना। तो दिस इज थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू y। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। ये जो y नॉट है, y नॉट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ y नॉट, सेकेंड ऑर्डर y नॉट, थर्ड ऑर्डर y नॉट, इनका यूज करके हम f of x at x equal to 1.3 कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए according to Newton's forward difference formula, Fx is equal to y naught plus u into first order forward difference plus, ये कहां तक लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर तक आया था ना, तो थर्ड ऑर्डर तक लिखना है, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। तो u into u minus 1 by 2 factorial second order forward difference plus u into u minus 1 into u minus 2 into third order। बाकी लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज यहीं तक आया था थर्ड ऑर्डर तक। थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ y नॉट तो पता है, u अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखो u क्या था, u इज x माइनस एक्स नॉट बाई h। अब यहाँ पे x क्या होता है, जिस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें किस x के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है, 1.3। तो x के बदले 1.3 जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछा गया, माइनस x नॉट मतलब x का जो फर्स्ट एंट्री है 1 और h है 0.4। तो आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.4, बेसिकली 3/4 आ जाएगा, दैट इज 0.75। 3/4 आ जाएगा बेसिकली, इट इज 0.75। दिस इज u। इसके यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1.3, बस u में हमने x के बदले 1.3 रिप्लेस किया है, विल बी इक्वल टू y नॉट कितना था, y नॉट था 3.1
था 3.49 3.49 प्लस Q तो अभी हमने कैलकुलेट किया 0.75। फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट कितना था 1.33 1.33। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करने हैं। प्लस u इंटू u माइनस 1, तो u है 0.75, तो u माइनस 1 हो जाएगा माइनस 0.25 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आया था -0.19 0.19 माइनस 0.19 प्लस और एक टर्म लिखना है u से 0.75, u माइनस 1 माइनस 0.25 एंड u माइनस 2 माइनस 1.25 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल कितना है 6। और थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आया था माइनस 0.41 0.41। जस्ट आप ये कैलकुलेट कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए, फिर ऐड कीजिए, आपको x इक्वल टू 1.3 पे वैल्यू पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करके आप चेक तो कर ही सकते हैं। फाइनल रिजल्ट है 4.49 अप्रोक्सीमेट, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया गया है 4.49। तो इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके आप x इक्वल टू 1.3 पे fx का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। वन 1.3 तो वो तो क्वेश्चन में बोला गया था ना, तो क्वेश्चन में पूछा गया था x इक्वल टू 1.3 पे वैल्यू कितना है, तो 1.3 पे ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने x के बदले 1.3 रिप्लेस किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन सकता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आसान है, देखिए क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला है, थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट सिंस कैलकुलेटर है तो इतना मुश्किल नहीं होगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है, ये प्रोडक्ट करने में ऐड करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सर हाँ बताइए सर, ये 4.64 भी कंसीडर किया जा सकता है क्या? क्योंकि थोड़ा सा मेरे नहीं कैलकुलेशन में नहीं नहीं, इतना डिफरेंस नहीं होगा। 4.49 के बदले 4.48 या 4.50 आ सकता है, इतना डिफरेंस नहीं है। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और एक टाइप का क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जा सकता है। देखिए सेम एक डेटा गिवन है, ठीक है, आपको बोला गया यूजिंग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करके फाइंड द पॉलिनोमियल व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन डेटा। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करके वो पॉलिनोमियल कैलकुलेट कीजिए जो इस डेटा को सेटिस्फाई करेगी। ये जो पॉइंट्स गिवन है ना, ये जो डेटा गिवन है, कौन सा पॉलिनोमियल इस डेटा को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में fx का मैथमेटिकल फॉर्म पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में fx का वैल्यू पूछा गया था x इक्वल टू 1.3 पे। इस क्वेश्चन में f ऑफ x का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया है, जिसको अगर हम कौन सा पॉलिनोमियल इस डेटा को सेटिस्फाई करेगा, तो fx का मैथमेटिकल फॉर्म। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरे इंटरपोलेशन टेक्निक में ना हम यूज करेंगे। क्या है, इंटरपोलेशन टेक्निक भी एक अप्रोक्सीमेशन ही है। इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो भी एक अप्रोक्सीमेशन ही है। ठीक है, रिजल्ट जो आता है वो भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है। कोई भी डेटा जो आपको, जैसे एक्सपेरिमेंट आप कोई परफॉर्म करते हैं,
एक्सपेरिमेंट में जो आपको रीडिंग मिलता है उस रीडिंग को ऑलवेज एक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, जरूरी थोड़ी ना है। एक फाइनाइट पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, जरूरी थोड़ी ना है। उसमें आप क्या करते हैं, बेस्ट मतलब कर्व फिटिंग करते हैं अलग अलग तरीके मेथड यूज करके। तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक फाइनाइट ऑर्डर का पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं। लेकिन इंटरपोलेशन टेक्निक में ये एज्यूम किया जाता है जो डेटा गिवन है उसको एक पॉलिनोमियल फिट किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा जब आपको मिलता है उस डेटा को एक फाइनाइट ऑर्डर पॉलिनोमियल उसको सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं है। एक थर्ड ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कोई फाइनाइट ऑर्डर पॉलिनोमियल ही सेटिस्फाई करेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा पॉलिनोमियल के अलावा कोई दूसरा फंक्शन भी तो हो सकता है जो सेटिस्फाई करे, ऐसा भी हो सकता है। ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल डेटा को पॉलिनोमियल ही सेटिस्फाई करेगा, जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन इंटरपोलेशन टेक्निक में क्या एज्यूम किया जाता है, इंटरपोलेशन टेक्निक में जो भी डेटा है उसको बेसिकली पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई करवाया जाता है। मतलब वो डेटा एक पॉलिनोमियल का है, ये एक एजम्पशन किया जाता है जो वो डेटा एक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, तो इन जनरल कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा एक पॉलिनोमियल फंक्शन को ही सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन इंटरपोलेशन टेक्निक में ये एज्यूम किया जाता है। अब आपको लगेगा ये कहां से पता चला, मतलब हम कैसे समझेंगे, आपने तो बोला पॉलिनोमियल एज्यूम किया जाता है, ये फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला था फॉरवर्ड डिफरेंस का, ऐसे और भी हम बैकवर्ड डिफरेंस, लैग्रेंजियन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। इस फॉर्मूले में x किस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इस फॉर्मूले में किस टर्म के अंदर x प्रेजेंट है? यू में u में प्रेजेंट है। देखिए u में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे u है तो u होने का मतलब x का पावर कितना है, 1। जब यहाँ पे u इंटू u माइनस 1 है, यहाँ पे u के अंदर x है, u माइनस 1 के अंदर भी x है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर u माइनस 1 u माइनस 2, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है इसमें u के अंदर x के डिफरेंट पावर्स होते हैं। अब मुझे बताइए, जब कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं तो ये जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4, कोई भी जब कैलकुलेशन करते हैं ऐसे 4 5 6 टर्म्स ही तो आते हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड करते हो? जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फाइनाइट, ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ये भी तो फाइनाइट नंबर ही गिवन होते हैं। जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो रीडिंग आप लेते हैं वो क्या इनफाइनाइट लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रीडिंग लेते हैं, या कुछ फाइंड 10 15 20 25 ऐसे रीडिंग ले लेते हैं, फाइनाइट नंबर रीडिंग लेते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है वो भी फाइनाइट नंबर्स ही होंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो सिंस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फाइनाइट है तो ये जो fx का एक्सप्रेशन है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फाइनाइट है तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में ये टर्म्स है ये भी फाइनाइट ही होंगे। तो बताइए x का जो हाईएस्ट पावर आएगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट। इसका मतलब ये इंटरपोलेशन टेक्निक से जब आप fx लिखते हो ना, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करता है, x क्यूब, x टू द पावर 4 ऐसे टर्म्स आएंगे। दिस इज फाइनाइट ऑर्डर पॉलिनोमियल। बिकॉज कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही होंगे। तो जब आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करेंगे आप उसको एक फाइनाइट ऑर्डर पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं होता, कोई भी डेटा ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन ही रिप्रेजेंट करेगा, जरूरी थोड़ी ना है। बट इंटरपोलेशन टेक्निक में ये एज्यूम किया जाता है और ये फॉर्मूले से पता चल जाएगा। u के अंदर x है तो u के वेरियस पावर्स का मतलब x के वेरियस पावर्स आएंगे, x क्यूब, x स्क्वायर, x, तो ये पॉलिनोमियल है बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपको पूछता है इंटरपोलेशन टेक्निक में फंक्शन को क्या एज्यूम किया जाता है, उसके पॉलिनोमियल फंक्शन एज्यूम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है। कहां से पता चला? जो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा
ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस डेटा को जो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा वो कैलकुलेट करो। यहां पे कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 4 4। तो अब मुझे बताइए, आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स, 4, 4 एक्स के वैल्यूज है, 4 वाई के वैल्यूज है, मतलब 4 पेयर्स ऑफ डेटा। एक्स वाई एक पेयर बनाएगा तो ऐसे 4 पेयर्स। अब मुझे बताइए, जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे या बैकवर्ड डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे, कितने फॉरवर्ड डिफरेंसेस आएंगे? फर्स्ट ऑर्डर कितने आएंगे? 3 3। तो जो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है वो 3 ही आएंगे। तो 4 पॉइंट्स है, उनके बीच में डिफरेंस तो 3 ही होंगे ना, 3 इन नंबर। जो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो कितने आएंगे? 2। तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 2 आएंगे, एक एक कम होता जाएगा। ये तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में देखा था स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 3 है, उनके बीच में 2 डिफरेंसेस होंगे जिसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। और सेकेंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर कितने होंगे? एक एक ही होगा। थर्ड ऑर्डर के बाद और कुछ आएगा? No, ये तो 1 तक आ गया ना, इसके बाद तो आएगा ही नहीं, एक ही है। तो डिफरेंस किसके बीच में कैलकुलेट करेंगे? इसका मतलब है, बताइए, हमारे पास अगर 4 पेयर्स ऑफ डेटा हैं तो आप किस ऑर्डर तक फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? थर्ड ऑर्डर। अगर आपके पास 4 पेयर्स ऑफ डेटा है तो थर्ड ऑर्डर तक कैलकुलेट कर सकते हो, इसके बाद कैलकुलेट नहीं करोगे। अब बताओ, थर्ड ऑर्डर तक अगर आपने कैलकुलेट किया, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, थर्ड ऑर्डर के कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स का हाईएस्ट पावर क्या आएगा? एक्स क्यूब ही तो आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर कितना होगा? 3। तो 4 पेयर्स ऑफ डेटा के कॉरिस्पॉन्डिंग थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ही आएगा, और थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 3 हो सकता है। इसका मतलब ये जो 4 पेयर्स ऑफ डेटा है, इसको अगर आप पॉलिनोमियल से एक्सप्रेस करते हैं, उसका ऑर्डर क्या आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। सो इट विल बी ए थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। ये समझ में आया थर्ड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? तो 4 डेटा पॉइंट्स हैं, तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस तक ही आ सकता है, एक्स का हाईएस्ट पावर 3 तक ही जाएगा। तो इन जनरल अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं, n पेयर्स ऑफ डेटा, n पेयर्स ऑफ डेटा अगर है, तो आप किस ऑर्डर तक फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे? n-1। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल आएगा उसका ऑर्डर n-1। इंटरपोलेशन टेक्निक में ये अजम्पशन लिया जाता है। इसके बाद हम बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन टेक्निक पढ़ेंगे। सब में ये पार्ट कॉमन है, n पेयर्स ऑफ डेटा है तो n-1th ऑर्डर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे ऊपर 4 पेयर्स थे तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, 5 होते तो फोर्थ ऑर्डर, n पेयर्स ऑफ डेटा है तो n-1th ऑर्डर पॉलिनोमियल। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? एनीवन? तो यहां पे 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए fx इक्वल टू, तो कैलकुलेट करना है हमें, fx इक्वल टू थर्ड ऑर्डर तक नॉन जीरो है तो y0 प्लस u इंटू फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, पूरा आपको कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पूरा टेबल जो है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा टेबल जो है लिखा था, क्या क्या आता है, पूरा टेबल आपको पता करने का जरूरत भी नहीं है। और एक तरीका भी है, दिस इनटू सेकेंड ऑर्डर
प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड ऑर्डर, यहीं तक आएगा थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखिए u तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, u इज x माइनस x नॉट अपॉन h। x को x ही रख देंगे बिकॉज हमें fx मतलब x के टर्म्स में आंसर चाहिए। x नॉट कितना था? 0 जीरो। जीरो x नॉट मतलब x का जो फर्स्ट एंट्री है, और h कितना था? 1 1। तो u बेसिकली आ जाएगा x। चलो काफी आसान सा फॉर्म आ गया, कैलकुलेशन u के बदले x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट, इसके पहले क्लास में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिस्कस किया था। इसको आप क्या लिख सकते हो एनीवन? y के फॉर्म में y1 माइनस y0 y1 माइनस y0, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। y0 और y1 क्वेश्चन में गिवन है। y1 कितना है? 2 2 और y0 1 1। 1 पीछे तक बताया गया था ना, ये है, दिस इज y0, दिस इज y1, this is y2, and this is 10 is y3। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया ये तो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। मैंने इक्वली स्पेस्ड x के लिए बोला था, y के लिए नहीं। जो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए वो कौन से पॉइंट्स, x के जो वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। देखिए 0 1 2 3, y के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है, x के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होंगे तब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। y का वैल्यू इक्वली स्पेस्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 2 माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा 1। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर, एनीवन? ये हमने कैलकुलेट किया था। सेकेंड ऑर्डर को y के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेकेंड ऑर्डर में कौन सा फॉर्म आता है? a माइनस बी होल स्क्वायर, Yes. y2 माइनस 2 y1 प्लस y0 y2 माइनस 2 y1 प्लस y। Y. ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस वाले क्लास में डिस्कस किया ये कैसे आता है। तो y0 y1 y2 ये सारा गिवन है। y2 कितना था? y2 था 1, तो 1 माइनस 2 इंटू y1, y1 2 है, प्लस y0 कितना था? 1। कितना आएगा ये? -2। -2. और क्या कैलकुलेट करना है? थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ y कितना था? क्या था? y3 माइनस 3 y2 प्लस 3 y1 माइनस y0 y3 माइनस 3 y2 प्लस 3 y1 माइनस y0। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म है, मतलब कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो y3 गिवन है 10, तो 10 माइनस 3 इंटू y2 है 1 प्लस 3 इंटू y1 है 2 माइनस y0 है 1। तो अगर आप कैलकुलेट करें 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 4 12। जो आपको आसान लगे आप टेबल फॉर्म कर लो या ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला भी हमें कैसे आता है डिस्कस किया था, ठीक है, और याद कैसे रखना है ये भी डिस्कस किया था। तो आप पूरा टेबल ड्रॉ कैलकुलेट करो या पर्टिकुलरली ये 3 क्वांटिटीज कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्या कीजिए, u के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? x एंड फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 1, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस -2, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 12। ये पूरा रिप्लेस करके चेक कीजिए ये fx, तो बोला गया था कौन सा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या आ रहा है?
सारा कुछ रिप्लेस कीजिए और वैसे एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, पूरा कैलकुलेट 2x करके क्यूब। देखिए। इट इज 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये सारे u फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ये सारा रिप्लेस करके fx जो है वो आ जाए पॉलिनोमियल, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। दिस इज द फाइनल आंसर। जो पूछा गया था कौन सा पॉलिनोमियल गिवन डेटा को सेटिस्फाई करता है, ये आंसर। इसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, according to backward interpolation formula we can write f of x like this। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में भी फंक्शन को एक पॉलिनोमियल की तरह एज्यूम किया जाता है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस के बदले बैकवर्ड डिफरेंस आता है। तो दिस इज द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। और इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए लीडिंग टर्म किसको बोला गया था? yn yn जो लास्ट टर्म था। तो देखिए yn इज द लीडिंग टर्म और yn के कॉरिस्पॉन्डिंग जो बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे यूज किए गए। तो yn द लास्ट एंट्री इज द लीडिंग टर्म और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंसेस हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस वो यूज किए गए हैं। u यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मूला है x माइनस xn अपॉन h। ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में u अलग है। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या लिख रहे थे, x माइनस x नॉट, बिकॉज वहां पे फर्स्ट एंट्री लिया जा रहा था। यहाँ पे लास्ट एंट्री लिया जा रहा है ना yn, तो u के फॉर्मूले में भी होगा x माइनस xn बाई h। तो बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में ये u होता है। ये फॉर्मूला कैसे है अभी बता रहे हैं। 2 पॉइंट जो आप लोगों को एग्जाम के लिए पता रहना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, ये मेथड कब एप्लीकेबल है? द मेथड इज एप्लीकेबल इफ द वैल्यूज ऑफ x आर इक्वली स्पेस्ड। x के जो वैल्यूज हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर अनइक्वली मतलब इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सेकेंड पॉइंट, ये जो इंटरपोलेशन टेक्निक हम यूज करते हैं वो x नॉट टू xn, ये जो इंटरवल है स्टार्टिंग फ्रॉम x नॉट अप टू xn, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, किसी भी पॉइंट पे आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कब आएगा, जब आप इस इंटरवल में किसी x पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेकेंड हाफ में। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे थे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन में सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं। तो जो सेकेंड हाफ है इस पार्ट में अगर कोई भी x ले लेते हैं और उस पर फंक्शन का वैल्यू पूछा गया है और आपने बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक यूज किया तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। इस पार्ट में भी यूज कर सकते हैं बट इस पार्ट में एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ये चीज यहां पे लिखा गया है, द मेथड विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, दैट मींस लेस अमाउंट ऑफ एरर फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ y नियर द एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। जो xn के पास वाले वैल्यूज हैं, जो सेकंड हाफ में ये वैल्यूज हैं, इनके लिए अगर बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं तो उसमें
ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, अमाउंट ऑफ एरर कम आएगा। ठीक है, तो सिंस यहां पर लीडिंग टर्म क्या है, लीडिंग टर्म yn है, लीडिंग टर्म yn है, एंड yn किस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है, xn। रिपीटिंग, बैकवर्ड इंटरपोलेशन में yn इज द लीडिंग टर्म और yn किसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है, xn के कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो जब xn के आसपास किसी पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू पूछा जाता है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लीडिंग टर्म है ये x इक्वल टू xn पे वैल्यू है। तो x इक्वल टू xn के आसपास जब किसी पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू पूछा जाता है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड इंटरपोलेशन में ये जो u है ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये मत सोचिएगा जो u नेगेटिव ही आएगा। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में u पॉजिटिव आता है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन में u ऑलवेज नेगेटिव आएगा। बिकॉज यहाँ पे आप चेक करके देखो, ये जो भी आप x यहाँ पे लिखोगे वो xn से कम ही तो होगा। जो भी आप x यहाँ पे लिखोगे उसका वैल्यू xn से कम होगा, तो x माइनस xn नेगेटिव हो जाएगा। तो u भी एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा इस केस में, बिकॉज x का वैल्यू xn से कम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला आया कहां से। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसमें हमने शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज किया। यहां पे हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड इंटरपोलेशन है तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखते हैं कैसे आता है, कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला। देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हमें f ऑफ x कैलकुलेट करना है और यहां पे हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में, लास्ट टर्म जो xn yn है, बिकॉज xn जो yn है वो लीडिंग टर्म है। तो हमने इसको लिखा f ऑफ xn प्लस nh। आप लिख सकते हैं बिकॉज u क्या था, u था 1/h x माइनस xn। तो यहां से आप x के बदले ये लिख सकते हो, सॉरी uh xn इक्वल टू x प्लस uh। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको आप शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म्स में, e to the power u acting on f of xn। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, यहां पे जो xn है लास्ट वैल्यू था ना x का, ये xn का लास्ट वैल्यू था, और यहाँ पे u जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा, u नेगेटिव है ना, तो xn माइनस ही तो आ जाएगा, u का वैल्यू नेगेटिव है, तो बेसिकली बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट के लिए हम कौन सा शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, e इनवर्स। सही, तो इस केस में u जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट के लिए हम e इनवर्स यूज करते हैं। तो इसको हम e इनवर्स के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। कैसे देखिए, इसको आप लिख सकते हो e इनवर्स होल टू द पावर माइनस u। e इनवर्स हमने इसलिए यूज किया बिकॉज u नेगेटिव है, तो ये बेसिकली बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब e इनवर्स इक्वल टू क्या आया था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, e इनवर्स 1 माइनस del is 1 minus backward difference operator to the power minus।
नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्या करना है बताइए, कल भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, Expansion. बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस एन, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस आ जाएगा u इंटू यू प्लस 1 बाई 2 फैक्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप यूज करें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, इंटू सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस एंड सो। जस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया गया है, और इसको किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन के ऊपर। एफ ऑफ एक्स एन का मतलब ही है वाई एन। फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू एक्स एन पे कितना है, वाई एन, तो एफ ऑफ एक्स एन के बदले हम ये भी लिख सकते हैं। नाउ जस्ट आप टर्म बाय टर्म ऑपरेट करो, 1 ऑपरेट करने का मतलब आ जाएगा वाई एन प्लस यू बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाई एन प्लस u इंटू यू प्लस 1 upon 2 factorial second order backward difference corresponding to yn and so on. And this is nothing but the well known backward interpolation formula जो पिछले स्लाइड में बताया गया था। इस तरीके से आप शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करके ये फॉर्मूला आसानी से डिराइव कर सकते हैं। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस किया, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Please try this. डेटा गिवन है x इक्वल टू 3.5 पे वैल्यू पूछा गया है। तो अब देखिए x इक्वल टू 3.5 जो लास्ट टर्म है, लास्ट एंट्री है, उसके आसपास है, मतलब सेकेंड हाफ में है। स्टार्टिंग पार्ट में होता तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एंड पार्ट में होता है तो हम बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो 3.5 एंड पार्ट में ही है, x इक्वल टू 3.5 और x इक्वल टू 3.5 पे फंक्शन का वैल्यू पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल x y 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 9 12 18 26। तो y के वैल्यूज में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 9 माइनस 4 5, 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 12 6, 26 माइनस 18 8। सर फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा। हाँ बैकवर्ड निकालते हैं, बैकवर्ड ठीक है, राइट, इसको बैकवर्ड बोलते हैं। बिल्कुल वैल्यूज तो वही होंगे जो फॉरवर्ड में जैसे कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन वैसा ही है, इसमें नोटेशन जस्ट अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस में जो डिफरेंस है उसको सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, 3 माइनस 5 माइनस 2, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 6 2, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस।
थर्ड ऑर्डर 3 माइनस ऑफ -2 5 2 minus 3 minus 1 and last fourth order backward difference -6। तो हमारे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? जो लास्ट टर्म। देखिए x का लास्ट वैल्यू है 4, तो इसको हम बोलेंगे xn। सर ये 4 - 9 नहीं होगा क्या? बैकवर्ड है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चेक कीजिए, डिफरेंस सेम ही रहता है, सिर्फ नोटेशन बदल जाता है। बैकवर्ड में भी यही लिया गया था, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 है, डिफरेंस सेम ही लिए गए थे, जस्ट यहाँ पे नोटेशन का अलग है। फॉरवर्ड डिफरेंस में r स्टार्ट कहां से करते हैं? 0 से, और बैकवर्ड डिफरेंस में नीचे से, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सर फिर इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के भी लास्ट वैल्यू चाहिए इसको। फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है। फॉरवर्ड डिफरेंस में लीडिंग टर्म बदल जाता है ना। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा ये लास्ट के डेटा के कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे N4 है। फॉरवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ये जो डिफरेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये डिफरेंसेस सेम ही होंगे, जस्ट उनका जो नोटेशन है वो बदल जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस में y0 लीडिंग टर्म होता है, बैकवर्ड डिफरेंस में yn लीडिंग टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें रिजल्ट सेम आएगा ये जरूरी नहीं है। सर नीचे 2 3 की जगह n आएगा ना? राइट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं जे फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट, फॉरवर्ड डिफरेंस से जो आंसर आता है बैकवर्ड डिफरेंस से भी ऑलवेज वही आंसर आएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी नहीं होता। जो फॉरवर्ड डिफरेंस से जो आंसर आएगा बैकवर्ड डिफरेंस से भी वही आंसर आएगा। अगर ऐसा होता तो वो जो बोला गया था, जे अगर फर्स्ट हाफ में आप वैल्यू चूज करते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस में एक्यूरेसी ज्यादा होगा, और सेकंड हाफ में चूज करते हैं बैकवर्ड, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। अगर सारे डेटास के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस सेम रिजल्ट दे देता था। ठीक है, क्या होता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस में सेम रिजल्ट आ जाता है तो हम उसको मान लेते हैं सेम रिजल्ट ही आ जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फॉरवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से सेम रिजल्ट आएगा ऑलवेज। ठीक है, किसी किसी केस में बाई चांस आ जाता है, बट नॉर्मली सेम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब आप स्टार्टिंग पार्ट में वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस में एक्यूरेसी ज्यादा होगा, सेकेंड हाफ में कैलकुलेट करेंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस वाले मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा होगा। अगर एक्यूरेसी कम ज्यादा है, सेम रिजल्ट कैसे आ सकता है? अगर सेम रिजल्ट आता तो दोनों मेथड में एक्यूरेसी भी सेम होता। अगर हर जगह पे सेम रिजल्ट आता तो एक्यूरेसी भी सेम होता। तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से हर बार रिजल्ट सेम आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है सर बस सेम है ना? क्या सर जो हम डिफरेंस टेबल बना रहे हैं दोनों के लिए वही सेम आएगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस टेबल सेम आएगा, डिफरेंस टेबल सेम आएगा, लीडिंग टर्म अगर अलग हमको होगा। मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो तो सर कौन सा बेटर? उसमें आप कोई भी यूज कर, मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ओके सर, ठीक है, बिकॉज मिड पॉइंट पे दोनों में ना एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मिड पॉइंट जैसे इसी क्वेश्चन में, जैसे इंटरवल क्या है 0 to 4 है, 0 to 4। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें 0 to 2, 0 to 2 इस इंटरवल में अगर कोई किसी पॉइंट के लिए पूछा गया है तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? फॉरवर्ड। और 2 to 4 में अगर पूछा गया है तो बैकवर्ड। एग्जैक्टली देखिए जनरली होगा नहीं, बिकॉज 2 पे तो वैल्यू हमें पता है,
बट अगर ऐसा होता है मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट पे आप कोई भी एक यूज कर लो, एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा खेल जो है ये एक्यूरेसी का है, कौन सा मेथड यूज करने पे एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली हम एक्यूरेसी ज्यादा ही चाहेंगे, कोई भी जब हम अप्रोक्सीमेट आंसर ला रहे हैं तो हमारा एम क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ाना, एरर को डिक्रीज कम करना। तो स्टार्टिंग पार्ट में जब अगर वैल्यू पूछा जाता है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, अगर एंड पार्ट में पूछा जाता है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन। किसने अभी पूछा है 2.1 हुआ, तो ये चीज तो अभी मेंशन किया मैंने, 2.1 किस इंटरवल में होगा, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में, 2.1 सेकंड हाफ में, तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन। लेकिन ना 2 जैसे 2.1 इसके आसपास ही है, तो इसमें अगर आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी यूज करते हो, एक्यूरेसी में एक स्मॉल डिफरेंस ही आएगा। और वैसे बैकवर्ड डिफरेंस ही यूज करेंगे बिकॉज 2.1 ये सेकंड पार्ट में है, लेकिन अगर आप 2.1 के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस भी कैलकुलेट यूज करते हैं तो एक्यूरेसी में बहुत ही माइनर डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे ये 3.5 है, 3.5 तो एंड में है, तो इसके लिए क्या यूज करना सही है, बैकवर्ड डिफरेंस। अगर आप इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ एरर ज्यादा आ सकता है। ये सपोज आपको 0.5 के लिए पूछा जाता है, 0.5, तो 0.5 के लिए कौन सा यूज करना ज्यादा सही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। 0.5 के लिए अगर आप बैकवर्ड यूज करने जाए, यूज तो कर सकते हैं बट अमाउंट ऑफ एरर ज्यादा आएगा, है ना। ये जो बीच वाला पॉइंट्स है ना यहाँ पे 1.9, 2, 2.1, इस रीजन में एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर हम इस मिड पोर्शन की बात करें, आप कोई भी मेथड यूज कर लो, मिड पोर्शन में एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देखा गया है, मैनुअली करना काफी मुश्किल है, लेंथी प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बिकॉज ये तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए पूछा गया है। ऐसा को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पार्ट में बहुत सारे वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एंड पार्ट में बहुत सारे वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एरर का प्लॉट करना पड़ेगा, किसमें एरर ज्यादा है किसमें एरर कम है। तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, तो एरर का कैलकुलेशन आप मैनुअली करना मुश्किल है, उसमें के लिए तो कुछ प्रोग्रामिंग ही करना पड़ेगा जिससे आपको एरर पता चलेगा। तो वो कैलकुलेशन करके देखा गया है। स्टार्टिंग पार्ट में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, एक्यूरेट रिजल्ट, और एंड पार्ट में बैकवर्ड इंटरपोलेशन कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये कैलकुलेटेड पार्ट है, मतलब कैलकुलेट करके देखा गया है, चेक करके देखा गया है, ऐसा आर्बिट्री नहीं बोल दिया गया। बट वो कैलकुलेशन मैनुअली करना मुश्किल है, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करने के बाद आप यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यू होगा x माइनस xn, इस केस में xn मतलब x4। तो बताइए x के बदले क्या रिप्लेस करेंगे, 3.5 3.5, जिसमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। x4 कितना है 4 और h 1, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5। जो बोला गया था इस केस में u नेगेटिव आएगा। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। x इक्वल टू 3.5 पे पूछा गया है, प्लीज यूज द फॉर्मूला। और ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, प्लीज कैलकुलेट करके चेक कीजिए। इस एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे है ना, ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में काफी बोरिंग लगता है। ये कैलकुलेशन काफी बोरिंग लगता है, ये टेबल फॉर्म करना, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना, थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन इस पार्ट से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर बोरिंग लगता भी है तब भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। मतलब 5 मार्क्स में, मतलब अगर आपने ये छोड़ दिया तो मतलब मान के चलो 5 मार्क्स बोनस छोड़ दिया, इसमें ट्रिक कुछ मतलब कोई क्वेश्चन घुमाने का चांस ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो इस पार्ट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये इतना कैलकुलेशन है, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, बोरिंग है तब भी करना पड़ेगा।
प्लीज कैलकुलेट एवरीवन। 21.95. 21.95. 1.95. Anyone else? Because मेरे पास जो आंसर है आपसे थोड़ा सा ज्यादा। 22.047. मेरे पास जो आंसर, हाँ वैसे ही मेरे पास जो आंसर है वही है 22.05 अप्रोक्सीमेट। ओके 22.484 22.04 कुछ आएगा। मेरे पास जो आंसर दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है 22.05। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया गया है। यस चलो ठीक है। तो जो अभी बोल रहे थे 21.95 है ना, आप थोड़ा थिंक किसी स्टेप में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, प्लस के बदले में भी माइनस कर दिया होगा। तो मैंने बिना कैलकुलेटर के किया था इसलिए 22.05 आंसर। तो मेथड तो क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। अभी तक हमने जो डिस्कस किया इंटरपोलेशन टेक्निक वाले पार्ट में, इसमें इक्वली स्पेस्ड डेटा थे। जो डेटा है वो इक्वली स्पेस्ड है, एक्स के कंसेक्यूटिव वैल्यूज में सेपरेशन सेम है। बट जैसा बताया गया था, जब आप एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट में जब आप रीडिंग लेते हैं उसमें एक्स के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होंगे जरूरी नहीं है, और इन जनरल एक्स के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड होते भी नहीं है। ठीक है, मतलब अनइक्वल स्पेसिंग होता है। तो एक्स के वैल्यूज के बीच में जो स्पेसिंग है वो अगर अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं है अनइक्वल है, तब तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड टेक्निक एप्लीकेबल तो होगा नहीं। तब क्या करेंगे? तब हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करेंगे। जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक है वो इक्वल स्पेसिंग हो अनइक्वल स्पेसिंग हो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। नॉर्मली हम अनइक्वल स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं, बस इक्वल स्पेसिंग के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज कर लेते हैं। अनइक्वल स्पेसिंग के लिए अगर आपको इंटरपोलेशन करना है, कि कोई वैल्यू पता करना है, तो हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं। क्या है ये? देखिए, तो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आपके पास कुछ डेटा है, x0 x1 x2, ये x के वैल्यूज है और ये फंक्शन के वैल्यूज है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इस केस में ये इक्वली स्पेस्ड होना जरूरी नहीं है। देखिए नीचे जो लिखा गया है, द मेथड इज एप्लीकेबल इवन इफ द वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। x के वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड हो या इक्वली स्पेस्ड ना हो, दोनों केस में ही लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f ऑफ x को आप ये लिख सकते हैं, f ऑफ x को आप ये लिख सकते हैं। ये फॉर्म कैसे याद रखना अभी बताएंगे। इसके पहले आप एक चीज नोटिस करो, ये जो डेटा है कितने पेयर्स ऑफ डेटा गिवन है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? n+1 n+1। x0 से स्टार्ट हो रहा है तो n+1 पेयर्स ऑफ डेटा। तो आप मुझे बताइए n+1 पेयर्स ऑफ डेटा, इसका मतलब इस डेटा का जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन में लिखेंगे, पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या आएगा? n n एक कम हो जाता है ना, n+1 पेयर्स हैं तो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब चेक करके देखो, यहाँ पे जो fx का फॉर्मूला लिखा गया है ना, ये बेसिकली एक nth ऑर्डर पॉलिनोमियल ही होगा। ये कॉन्सेप्ट सेम है जो पहले भी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन में डिस्कस किया। जितने पेयर्स ऑफ डेटा है उससे एक कम कर दीजिए, वही पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा। और इंटरपोलेशन टेक्निक में फंक्शन को पॉलिनोमियल ही अज्यूम करके पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। तो n+1 पेयर्स ऑफ डेटा है तो ये क्या होगा? nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए जो फंक्शन, जो फॉर्मूला लिखा गया है उससे आप काफी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। ये जो टर्म है ये y0 x0, ये तो कौन से कुछ वैल्यूज होंगे? देखिए x x x ऐसे कितने फैक्टर्स हैं ऊपर? कितने फैक्टर्स हैं? n फैक्टर्स हैं। जैसे x1 x2 ऐसे काउंट करेंगे n फैक्टर्स आएंगे, तो x इंटू x ऐसे n फैक्टर्स है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? n n।
यहां पे भी चेक करो, यहां पे भी n फैक्टर्स है। n कैसे है, बीच में कौन सा फैक्टर मिसिंग है, x1 x माइनस X1. x1 मिसिंग है, X1. तो टोटल n फैक्टर्स ही हैं। तो इनका भी प्रोडक्ट करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर n ही आएगा। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो x का हाईएस्ट पावर n ही आएगा। तो ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। अभी हम ये फॉर्मूला कैसे आया ये बताएंगे भी, ये सडनली ये फॉर्मूला लिख कैसे दिया गया, कहां से आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। बट ये फॉर्मूला डिराइव करने के टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, जो n+1 पेयर्स ऑफ डेटा है तो इसको हम एक nth ऑर्डर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी इंटरपोलेशन टेक्निक में ये कॉन्सेप्ट ये अजम्पशन यूज किया ही जाता है, जितने पेयर्स ऑफ डेटा है उससे एक कम पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये एक कम क्यों किया गया, ये हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था फॉरवर्ड डिफरेंस में, ठीक है। जितने पेयर्स ऑफ डेटा है उससे एक कम कर दीजिए, जैसे n+1 है तो 1 माइनस कर दीजिए, n होगा पॉलिनोमियल का ऑर्डर। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप याद कैसे रखेंगे, देखिए याद करने का तरीका यह है, फर्स्ट थिंग nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो कितने टर्म्स होंगे टोटल, यहाँ पे देखिए n+1 टर्म्स है टोटल, fx में टोटल कितने टर्म्स है ऐसे n+1। पहले तो आप ये लिख दीजिए y0, y1, yn, ये लिख दीजिए वैल्यूज। अब y0 के साथ जो कोएफिशिएंट है, y0 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, याद कैसे रखेंगे, देखिए अब मुझे बताइए y0 किसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू था, x0, ठीक है। तो y0 जो है वो x0 के कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है। तो देखिए ये न्यूमरेटर में x माइनस x0 के अलावा सारे फैक्टर्स, x माइनस x0 के अलावा सारे फैक्टर्स। तो y0 किसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है, x0 के कोरिस्पोंडिंग, और न्यूमरेटर जो है इसमें x माइनस x0 के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स। इट डज नॉट कंटेन x माइनस x0। इससे आपको ये फॉर्मेट जो है ना याद रखने में आसानी होगी। एंड जो डिनोमिनेटर है उसको नोटिस कीजिए, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनका फॉर्मेट क्या न्यूमरेटर जैसा, सेम न्यूमरेटर जैसा ही नहीं है फॉर्मेट की अगर हम बात करें, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो x है x के बदले क्या है x0, देखिए x के बदले x0। तो जो डिनोमिनेटर है इसका फॉर्मेट न्यूमरेटर जैसा ही है, सिमिलर टू न्यूमरेटर। जस्ट डिफरेंस क्या है, x0 इन प्लेस ऑफ x, x के बदले x0। बाकी भी आप चेक कर सकते हो। देखो सेकेंड टर्म में क्या है y1, जो सेकेंड टर्म है उसमें y1 है, y1 किसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है x1। तो देखिए न्यूमरेटर में x माइनस x1 नहीं है, y1 जिसके कोरिस्पोंडिंग है x1 के कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है, तो न्यूमरेटर में x माइनस x1 प्रेजेंट, डज नॉट कंटेन x माइनस x1। एंड जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्मेट क्या न्यूमरेटर जैसा ही नहीं है, जो डिनोमिनेटर है सेकेंड टर्म में, Yes, sir. सेकेंड टर्म में जो डिनोमिनेटर है इसका फॉर्मेट न्यूमरेटर जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है x1 इन प्लेस ऑफ x। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये फॉर्मेट, x के बदले x1। ऐसे देखिए लास्ट टर्म भी ऐसे लिखा गया है, लास्ट टर्म में क्या है yn किसका कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है xn। तो यहाँ पे देखिए x माइनस xn फैक्टर के बदले बाकी सारे फैक्टर से x माइनस xn नहीं है, बिकॉज yn जो है वो x सेकंड के कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है, इसमें x माइनस xn नहीं है। और जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्मेट
न्यूमरेटर जैसा ही है, डिनोमिनेटर का फॉर्मेट न्यूमरेटर जैसा ही है, जस्ट x के बदले क्या है, xn। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये जो टर्म्स है वो किस फॉर्मेट के, ठीक है। एग्जाम के लिए तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। बट आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा सडनली ये फॉर्मेट आया कहां से, मतलब सडनली दिमाग से कहीं से निकल गया, कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया गया था। ये फॉर्म में एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया गया था, ठीक है। क्या है वो मेथड, देखते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ऑब्वियसली देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन लेंदी होगा, आई कांट हेल्प इट, कैलकुलेशन लेंदी होगा, ठीक है। लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन के क्वेश्चन जो है उसके कैलकुलेशन काफी लेंदी होंगे, ये तो आपको ये फॉर्मूला देख के पता चल रहा है, ये कैलकुलेशन काफी लेंदी और बोरिंग होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है ये आया कहां से, हमारे पास n+1 डेटा पॉइंट्स हैं, n+1 पेयर्स ऑफ डेटा है। इसका मतलब जो फंक्शन है उसको हम एक nth ऑर्डर पॉलिनोमियल की तरह एज्यूम करेंगे, तो फंक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एज nth ऑर्डर पॉलिनोमियल। इसका रीजन अभी बताया गया था, पूरे इंटरपोलेशन टेक्निक में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब मुझे बताइए nth ऑर्डर पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर जो है ये तो n ही होगा ना, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो x का हाईएस्ट पावर कितना होगा, n। तो बताइए ये fx जो है अब देखो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, ये जो डेटा गिवन था x के कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स गिवन थे, एक कितने पॉइंट्स थे, n+1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सम कांस्टेंट c0 into x minus x1 into x minus x2 and so on up to x minus xn। यहां पे कितने फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया गया है, n। तो x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा, n। तो nth ऑर्डर पॉलिनोमियल बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा फैक्टर मिसिंग है, x माइनस x नॉट मिसिंग है। तो पहला जो टर्म लिखा गया उसमें x माइनस x नॉट मिसिंग है। ऐसे दूसरा टर्म लिखते हैं c1, दूसरे में कौन मिसिंग होगा, x minus x माइनस x1। तो x माइनस x नॉट, x माइनस x2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस xn। अल्टीमेटली कितने फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया गया है, एक फैक्टर तो मिसिंग है, n फैक्टर्स का, और n फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर तो n ही आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो, और ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे देखिए जो लास्ट टर्म होगा cn आएगा, इसमें कौन सा फैक्टर मिसिंग होगा, x minus xn। x माइनस xn। x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 अप टू, ये कहां तक लिखेंगे, n-1। तो ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो x का हाईएस्ट पावर n होना चाहिए। तो यहाँ पे n फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया गया, यहाँ पे भी n फैक्टर का प्रोडक्ट है, इसमें एक फैक्टर मिसिंग है x माइनस x नॉट। यहाँ पर भी n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसमें x माइनस x1 मिसिंग है, इसमें भी n फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसमें x माइनस xn मिसिंग है। तो इस पूरे का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो अल्टीमेटली आपको fx क्या मिलेगा, एक nth ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो ये जनरल फॉर्म लिख दिया गया। तो लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन जब यहाँ पे डिराइव किया गया था तो ये जनरल फॉर्म लिख दिया गया था, जो फंक्शन इस टाइप का कुछ आएगा।
अब क्वेश्चन है ये जो कोएफिशिएंट्स है C0, C1, C2, C3 ये कैलकुलेट कैसे करें? ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताइए एट x इक्वल टू x0 फंक्शन का वैल्यू कितना था? y0 y0। तो x इक्वल टू x0 पे फंक्शन का वैल्यू था y0। आप इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस करो। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये कंडीशन आप रिप्लेस करो। क्या करोगे? x के बदले x0 रिप्लेस करो। यहाँ पे x के बदले क्या रिप्लेस करो? x0। और f ऑफ x के बदले क्या रिप्लेस करो? y0। x के बदले x0 रिप्लेस करोगे तो ये टर्म कितना आ जाएगा? 0 x 0। ये टर्म कितना आ जाएगा? 0 0। सिर्फ नॉन जीरो पार्ट कहां से आएगा? C0 कोएफिशिएंट पहला टर्म टर्म है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो फंक्शन के बदले y0 और x के बदले x0 रिप्लेस करो। सिर्फ फर्स्ट पार्ट नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। बाकी सारे जीरो हो जाएंगे जितने भी। ये समझ में आया? तो यहां से देखिए C0 का वैल्यू कितना आ रहा है जो अननोन कोएफिशिएंट था? y0 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 एंड सो ऑन। सर ऊपर x0 होगा ना? ऊपर राइट अप टू x0 माइनस x1। ये अननोन कोएफिशिएंट C0 का वैल्यू है। जस्ट हमने जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था इक्वेशन 1 जो था उसमें x के बदले x0 रिप्लेस किया, y के बदले y0, जैसा क्वेश्चन में गिवन था। x0 पे फंक्शन का वैल्यू y0 है। C0 ये कोएफिशिएंट है। और आप ध्यान से देखिए ये जो पीछे फॉर्मूला लिखा गया था ना, लुक एट द पॉइंटर। ये जो y0 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, ये C0 ही था। y0 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, ये C0 है। ये जो y1 है, y1 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, ये क्या है? C1। y1 डिवाइडेड C1। तो जैसे आपने C0 कैलकुलेट किया ऐसे आप Cn भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं जस्ट ये लिख देता हूं। Cn कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? एट x इक्वल टू xn, जो लास्ट पॉइंट था डेटा पॉइंट, एट x इक्वल टू xn फंक्शन का वैल्यू कितना है? yn। ये रिप्लेस कर दो, यहां से आपको Cn का वैल्यू पता चल जाएगा। x के बदले xn, y के बदले yn। अब देखिएगा Cn आ जाएगा yn डिवाइडेड बाय xn माइनस x1 इंटू xn माइनस x2 and so on। xn माइनस xn माइनस 1। xn माइनस x0 से स्टार्ट हुआ ना? xn माइनस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माय मिस्टेक। xn माइनस x0, xn माइनस x0। इस तरीके से आप Cn का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लैग्रांजियस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो आप समझ सकते हैं आया कैसे। बेसिकली यहाँ पे n+1 पेयर्स ऑफ डेटा थे, तो ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल अज्यूम किया गया। nth ऑर्डर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। n फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया गया। नाउ जो डेटा गिवन था x0 पे फंक्शन का वैल्यू y0 है, ये रिप्लेस करेंगे तो C0 पता चलेगा। एट x इक्वल टू x1 फंक्शन का वैल्यू y1 है, ये यूज करेंगे तो C1 पता चलेगा।
एट x इक्वल टू xn फंक्शन का वैल्यू yn है तो हमें cn पता चलेगा। तो फॉर्मूले में देखिए ये जो yn डिवाइडेड बाय ये था ना, ये बेसिकली cn ही है। दिस इज बेसिकली cn जो अननोन कोएफिशिएंट था। और कैसे कैलकुलेट करना है अभी डिस्कस किया हमने। इसी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो नेक्स्ट टर्म ये जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Please try this question. इस क्वेश्चन में क्या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या बैकवर्ड इंटरपोलेशन ये सब कुछ यूज कर सकते हैं? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में एक्स के जो वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है 1, 1 to 2 डिफरेंस 1 है, ये दोनों तो इक्वल है, बट 2 to 5 डिफरेंस इज 3। So the consecutive values of x are not equally spaced. इसमें आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। These are not equally spaced. अगर इक्वली स्पेस होता तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड भी यूज कर सकते थे, बट इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और बोला भी गया है यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक फाइंड द पॉलिनोमियल व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन डेटा। अब इस क्वेश्चन में कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कितने पेयर्स हैं? 5 तो 4 pairs इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 So it will be a third order polynomial. 3. जो भी आंसर आएगा वो एक थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो as you know x नॉट y नॉट ये लिख लेते हैं because ये काम आएगा। This is x नॉट, this is x1, this is x2, this is x3। और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में इनका जरूरत पड़ता है सारे पॉइंट्स का। देन दिस इज y नॉट, y1, y2, y3। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन टेक्निक जब आप यूज करेंगे कितने टर्म्स आएंगे? 3, 4, 5 कितने टर्म्स आएंगे? 3 4 टर्म आएंगे, 4 4। जैसे हमें 4 पेयर्स ऑफ डेटा है ना, y नॉट, y1, y2, y3, तो 4 टर्म्स आएंगे। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x, पहले y नॉट, तो y नॉट इनटू न्यूमरेटर में कौन सा फैक्टर नहीं होगा? y नॉट x माइनस x नॉट नहीं होगा, बिकॉज y नॉट है यहाँ पर, तो x माइनस x नॉट नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड सो ऑन। और नीचे x के बदले क्या आएगा?
X naught. X naught. x naught, x naught minus x1, x naught minus x2, ये x naught, x1, x2 सारा तो ऊपर गिवन है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करने हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा केयरफुली लिखना पड़ेगा, ये एक भी अगर गलत फैक्टर हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। प्लस y1 इंटू, इसमें x माइनस x1 नहीं होगा, तो x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3, और डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मेट आएगा बट x के बदले x1 आ जाएगा। ये होगा x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। ऐसा बाकी दो टर्म्स भी लिख सकते हैं। y2 इंटू कुछ आएगा प्लस y3। ठीक है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कीजिए। x1, x2, x3, x0, y0, ये सारे वैल्यूज रिप्लेस करो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, और कैलकुलेट करके देखिए एक पॉलिनोमियल आएगा, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, वही क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला गया था, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। Please do the calculation. ये फाइनल आंसर आएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2। पूरा कैलकुलेट कीजिए, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3 सारे वैल्यूज रिप्लेस कीजिए, डू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, फिर सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो दिस इज द पॉलिनोमियल व्हिच विल सैटिस्फाई द गिवन डेटा, और ये हमने लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करके कैलकुलेट किया है। किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी ने पूछा है क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करने का कोई ट्रिक?
ऑप्शन से क्या चेक कर सकते हैं? 4 ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सा डेटा मैच कर रहा है। x का वैल्यू नहीं रखना है, x को तो x ही रखना है, आंसर में तो x आएगा ही, x को तो x ही रखना है, बाकी वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, फाइनल आंसर तो x के टर्म्स में ही आएगा। ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन है उस पर आप ऐसे कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आप चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आप x का वैल्यू पुट करके देखो। x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो कितना आना चाहिए? 2। x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो कितना आना चाहिए? 3। x का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 12। और 5 पुट करेंगे तो 147। तो कौन सा ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? ये जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? x के बदले 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन इस गिवन डेटा को सेटिस्फाई करेगा? इससे भी आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज 4 ऑप्शंस आपके पास है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Next, please try this question. ठीक है, कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा है कि पिछला जो क्वेश्चन डिस्कस किया, ओके हो गया, चलिए ठीक है। इसने क्वेश्चन किया है जो हमने जो ये इंटरपोलेशन टेक्निक डिस्कस किया, इसमें क्या हम रेंज के बाहर वाले जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? इनका क्वेश्चन ये है, हम इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो बेसिकली हमने क्या बताया था, हमारे पास एक इंटरवल है x0 टू xn। इस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना है इंटरवल के अंदर। अब इनका क्वेश्चन ये है, इंटरवल के बाहर अगर कैलकुलेट करना है, इंटरवल के बाहर के लिए वो टेक्निक अलग होता है, एक्स्ट्रापोलेशन उसको बोलते हैं। बट इंटरवल के बाहर भी हम कुछ पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको ये पूछा गया, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बताइए, या इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बताइए, इंटरवल के बाहर। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंस है ना, ये स्मॉल होना चाहिए। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतना ही कम हो जाए। दिस शुड बी स्मॉल। तो हमने जो टेक्निक डिस्कस की इंटरपोलेशन के, उससे हम ये रेंज के बाहर वाले कुछ वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये जो डिफरेंस है ये स्मॉल होना चाहिए। मतलब आपको सपोज ये दिया गया, ये x0 है, सपोज ये 0 to 5, ये इंटरवल आपका है 0 to 5, तो मे बी ये आपका -0.1, -0.2, या ये 5.1, 5.2, इस इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे तब भी थोड़ा बहुत सही रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा दूर वाले पॉइंट्स के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेसी बहुत ही खराब होगा, एरर विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो रेंज के बाहर वाले वैल्यूज पे भी हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके, बट ये डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए।
ये ध्यान रखिए। ठीक है, इस केस में भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। यूज तो आप सबके लिए कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। कैन बी यूज्ड, ठीक है। अगर आपको इन किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंटरवल के बाहर, ये जो पॉइंट्स जिसको मैंने ग्रीन डॉट से शो किया है, तो इंटरपोलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ fx जस्ट आउटसाइड द इंटरवल। जो इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है x0 to xn, उसे थोड़ा सा बाहर, जस्ट आउटसाइड द इंटरवल। ज्यादा बाहर होगा तब तो मतलब एकदम गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अब देखिए जो क्वेश्चन सेट करेगा वो भी थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन सेट करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, कौन सा ऑप्शन डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो पॉलिनोमियल नहीं पूछा गया, कुछ अलग ही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? ए कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट। एक कर्व है जो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक्स और वाई के वैल्यूज ही तो है। जो ये कर्व 4 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है, तो इन 4 पॉइंट्स का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो आपको एक्स और वाई तो पता चलेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 0, 1, 3 एंड 6, और वाई कोऑर्डिनेट है 18, 10, -18, 90। ये कर्व इन 4 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है। स्लोप ऑफ द कर्व कैलकुलेट करना है एट x = 2। कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है एट x = 2। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx, ठीक है। तो dy/dx कैलकुलेट करने के लिए पहले तो y पता होना चाहिए ना। y पता होगा तभी तो हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे। तो इस डेटा से आप y कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कौन सा टेक्निक यूज करके? लैग्रांज इंटरपोलेशन। इसमें क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज कर सकते हैं? नो सर। बिकॉज जो x के वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो यहां से आप f ऑफ x का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर इक्वली स्पेस्ड होता तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी यूज कर सकते हैं, बट इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो इसमें लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लीजिए। कोई बता सकता है इस केस में पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही, थर्ड ऑर्डर। बिकॉज 4 डेटा पॉइंट्स है, थर्ड ऑर्डर। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन ही है जो पिछला वाला बताया गया। fx = आएगा 2x³ - 10x² + 18। 2x³ - 10x² + 18, ये fx आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया? स्लोप ऑफ द कर्व कैलकुलेट करो एट x = 2। स्लोप ऑफ द कर्व, अगर
पूछा जाए तो हम dy dx कैलकुलेट करते हैं, dy dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और x इक्वल टू 2 पे पूछा गया है तो dy dx कैलकुलेट करके x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना आएगा dy dx, ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 20x एट x इक्वल टू 2। तो 24 minus 40, it is minus 16. This is the slope of the curve at x equal to minus 2. ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में अगर सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा जाता तब तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इनको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर स्लोप पूछ लिया जाए, ऑप्शन में तो ऐसे 4 नंबर्स गिवन होंगे ना, अगर स्लोप पूछा जाता है तो ऑप्शन में 4 नंबर्स गिवन होंगे, तो उस केस में ऑप्शन देके बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर पॉलिनोमियल पूछा जाता है तो ऑप्शन से आसानी से बता सकते हैं, बट स्लोप अगर पूछा गया है तो आपको ये एफ कैलकुलेट करके dy dx कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लैग्रांजेस इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो पता होना चाहिए और आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो ऑप्शन से ना बने। इसी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं ना। ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरपोलेशन टेक्निक डिस्कस किया, इस इंटरपोलेशन टेक्निक वाले पार्ट से और एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होगा जिसके अंदर कुछ टर्म्स मिसिंग होंगे, वो मिसिंग टर्म्स क्या होंगे वो कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड मिसिंग पॉइंट्स ऑफ ए डेटा। कोई एक डेटा गिवन है, उसके अंदर कुछ टर्म्स मिसिंग है। टर्म्स डेटा मिसिंग होने का मतलब y के वैल्यूज मिसिंग है, y के वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। मतलब ऐसा हो गया, मान के चलो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, रीडिंग ले रहे थे, आपको 0 1 2 3 4 इन पॉइंट्स पे रीडिंग लेना था, लेकिन जब 1 पॉइंट पे रीडिंग लेना था तो आप फोन पे बिजी थे या किसी दोस्त से बात कर रहे थे, तो रीडिंग लेना मिस हो गया। तो वो मिसिंग पॉइंट्स आप इस इंटरपोलेशन टेक्निक से कैसे पता करें? तो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसके अंदर कोई पॉइंट मिसिंग है, y का कोई वैल्यू मिसिंग है, तो वो मिसिंग पॉइंट के बारे में कैसे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो मिसिंग डेटा कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इफ n एंट्रीज ऑफ y आर गिवन, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के n एंट्रीज अगर गिवन है, अब ये n एंट्रीज का मतलब जो नोन वैल्यूज हैं, जो अननोन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अननोन एंट्रीज, जो नोन एंट्रीज है, मिसिंग एंट्रीज में इंक्लूडेड नहीं है, जब मिसिंग एंट्री को भी इंक्लूड कर लो तो n एंट्रीज आर गिवन, मतलब n इज द नंबर ऑफ known entries, n is the number of known entries, then f of x can be represented by n minus 1th degree polynomial। अभी कुछ देर पहले बताया था अगर n+1 पेयर्स ऑफ डेटा है तो पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या अप्रोक्सीमेट किया जाता है? n। एक कम, यहां पे भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, हमारे पास नोन एंट्रीज कितने हैं? n, तो पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा? -1। नोन एंट्रीज का मतलब इसमें जो मिसिंग एंट्रीज है वो इसमें काउंट मत कीजिएगा, जो एंट्रीज गिवन है क्वेश्चन में नोन है उन्हीं को काउंट करना है। अगर n नोन एंट्रीज है तो fx को एक n-1th डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मुझे बताइए अगर n-1th डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे ये पहले एक बार डिस्कस भी किया था, सपोज आपके पास एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है,
फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आता है? फोर्थ फोर्थ ऑर्डर। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है तो जो फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब डिग्री 0। एंड फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, ये सारा क्या आता है? 0। हमारे लिए फिफ्थ ऑर्डर जो है नेक्स्ट हायर ऑर्डर, इसी से काम चल जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 आएगा। तो यहां पे ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? n-1th डिग्री। तो बताइए इस केस में कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा? n-1 n-1th ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये कांस्टेंट आएगा मतलब डिग्री 0। तो इसका जो हायर ऑर्डर होगा n-1 के बाद कौन सा ऑर्डर आएगा? n। तो nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। और यही कंडीशन अप्लाई करके ना हम मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो n-1th डिग्री पॉलिनोमियल है तो n-1th ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। और इसके ऊपर वाले जो होंगे nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा? 0। इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा में अगर कोई पॉइंट अननोन मिसिंग है उसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए डेटा पॉइंट गिवन है, इसके अंदर कितने डेटा मिसिंग है? 2। 2। ये दो मिसिंग डेटा जो है, मिसिंग टर्म, ये हमें पता करना है। और नोन एंट्रीज कितने हैं? 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो y के 3 नोन एंट्रीज हैं। तो अगर 3 नोन एंट्रीज हैं तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 3। 2। एक कम हो जाता है ना। 2। तो 3 नोन एंट्रीज ऑफ y। So the given data can be represented or approximated as a second degree polynomial. ठीक है, तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस 0 आएगा? ऑर्डर 3। ऑर्डर 3। तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 आएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो x के वैल्यूज गिवन है 45, 50, 55, मतलब 5 का गैप है, 60, 65। और जो y के वैल्यूज हैं वो है 3। मिसिंग टर्म जो है उसको y1 मान लेते हैं, जैसे y0 y1 होता है ना, फिर 2, दिस इज y2, फिर मिसिंग टर्म उसको y3 मान लेते हैं,
and y4 is minus 2. Now forward difference table. कौन सा ऑर्डर जीरो आना चाहिए? थर्ड ऑर्डर जीरो आना चाहिए, बिकॉज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस y1 minus 3, then 2 minus y1, y3 minus 2, minus 2.4 minus y3. ये फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस. नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस. फर्स्ट ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकेंड ऑर्डर है. दिया आएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो 5 minus 2y1, then y3 plus y1 minus 4, and then it will be minus 2y3 minus 0.4. प्लीज चेक इट. ये आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. और एक जस्ट हमें थर्ड ऑर्डर तक कैलकुलेट करना है, बिकॉज थर्ड ऑर्डर जीरो है. तो थर्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करो तो यह जाएगा y3 प्लस 3y1 माइनस 9. y3 प्लस 3y1 माइनस 9. और दूसरा ये आ जाएगा माइनस 3y3 माइनस y1 प्लस 3.6. ये थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है. और सिंस हम यहाँ पे सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये भी जीरो आना चाहिए. ये जीरो आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, एंड ये जो क्वांटिटी है दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. दोनों ही क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, बिकॉज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है. अब बताइए, यहां से दो इक्वेशन आपको मिलेंगे ना. एक इक्वेशन मिलेगा 3y1 प्लस y3 इक्वल टू 9. ये फर्स्ट इक्वेशन है, जब जीरो के साथ इक्वेट करेंगे इक्वल टू 9. और दूसरा इक्वेशन मिलेगा y1 प्लस 3y3 इक्वल टू 3.6. इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y1 और y3 मिल जाएगा. और y1 और y3 क्या है? जो मिसिंग टर्म्स हैं. ऐसे दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करने हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिसिंग टर्म y1 y3 दोनों पता चल जाएगा. मेथड में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. जस्ट हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैलकुलेट किया. 3 नॉन एंट्रीज हैं, तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 आएगा. तो थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये 0 आएगा. यहां से हमें ये दो इक्वेशंस मिले. इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको y1 y3 मिल जाएगा. प्लीज कैलकुलेट कीजिए y1 y3 कितना है. y1 equals to 2.925, y3 है 0.22. राइट. अदर्स प्लीज कैलकुलेट. ये आंसर आ रहा है कि चेक कीजिए. y is 2.925 and y3 is 0.225. y3 is 0.225.
These are the missing terms और missing data जो क्वेश्चन में था ये है। y1 is 2.925, y3 is 0.225। तो इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस का हेल्प से हम किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा में मिसिंग टर्म जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन टेक्निक। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स का थर्ड पार्ट, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और उसके डिफरेंट टेक्निक्स। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर फ्लाइट सर आप ग्राफ की क्लास लेंगे ना सर? ओके सर। कौन सी क्लास? ग्राफ्स की सर ने कहा था, तो ग्राफ्स में क्योंकि प्रॉब्लम रहती है हम सबको। अच्छा सर, ये कितने पार्ट हो रहे हैं इसके? किसके, क्या बोल रहे हैं? ये कितने पार्ट और रह गए सर जो करवा रहे हैं न्यूमेरिकल टेक्निक के? और दो पार्ट, एक इंटीग्रेशन वाला और एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। सर बैक स्लाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। सर एक बार शुरू से फिर से दिखा दीजिए, नेट का इशू हो गया था। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।